फिल्म की जर्नी की शुरुआत किस तरह से थी? शुरुआत मतलब हम लोग देखते हैं सोसाइटी में जितने सारे मतलब केसेस हो रहे हैं, वो केसेस की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको डील किया जाना चाहिए। तो हमने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया, फिर स्क्रिप्ट बनी। इस तरह से हमने इस बारे में कुछ करने के लिए सोचा, क्योंकि जो सोसाइटी में हो रहे हैं, जितने सारे घटनाएं हो रही है, उस घटनाओं के आधार पर ही हमने ये फ़िल्म बनाने के बारे में सोचा। इस तरह के हादसे को, इस तरह के इंसिडेंट बॉलीवुड में इससे पहले भी नहीं फिल्में बनी थी। तो आप इस फिल्म के जरिए कोई संदेश देना चाहती हैं कि कोई जो रियलिस्टिक स्टोरी है उसको उजागर करना चाहते हैं हम लोगों के सामने? जी, बॉलीवुड में बहुत सारे फ़िल्म बनी है ये सब्जेक्ट पर, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से डील किया है, हमने थोड़ा अलग से डील किया है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस गिविंग सिस्टम जो प्रोसेस है, ये सब हमने नहीं दिखाया है। ये सब से ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस दिया है व्हाट हैपेंस टू द सर्वाइवर, व्हाट हैपेंस टू द विक्टिम। उनको कैसे हम लोग कुछ राहत दें, उनको कैसे हील करें, उनका पेन को हम कैसे डील करें, कैसे हील करें, कैसे उनका जो ह्यूमन राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स है, टू राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो उस बारे में हमने सोचा है, और ये फिल्म उस बारे में है कि ये ट्रॉमा से उनको कैसे निकाला जाए। आप एक लॉयर भी हैं, तो आप इस तरह के बहुत सारे केसेस पे डील भी कर चुकी होंगी। जी। तो एक लॉयर होने के नाते फिल्म को क्या फायदा होगा, कितने डिटेल में लोग फिल्म को समझ पाएंगे, इस गंभीर मुद्दे को समझ पाएंगे? देखिए, फिल्म होती है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया, जो फिल्म सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। एक फिल्म फिल्म अगर चाहे तो हर एक कोने में जा सकता है, हर एक दिल को छू सकता है। तो ये एक एज ए लॉयर में कोर्ट में केस लड़ती हूँ, तो वो केस तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब ये फिल्म के हिसाब से आती है, लोग देखते हैं, तो लोगों का दिलो दिमाग में इसका असर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमने पहले भी देखा है कि कुछ फ़िल्मों ने सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस में उन लोगों का फ़िल्म का कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम लोग थ्री इडियट्स के बारे में बोल सकते हैं, तारे ज़मीन पर के बारे में बोल सकते हैं, फिलहाल ये रिलीज़ हुई 12 फेल के बारे में बोल सकते हैं। ये सब फ़िल्म ने अच्छा इम्पैक्ट डाला है सोसाइटी में, तो लोगों का नज़रिया भी बदला है फ़िल्म देखने के बाद। तो कुकी का भी ऐसा ही है, हमारा उद्देश्य है कि ये फ़िल्म देखने के बाद लोगों का, सोसाइटी का, मीडिया का, प्रशासन का, जस्टिस सिस्टम का, सबका थोड़ा नज़रिया बदले। सब लोग इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचें, गवर्नमेंट भी इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे, सारे सोसाइटी के सोशल एक्टिविटीज जो है, सब लोग सीरियसली सोचें, समाज में कुछ परिवर्तन हो इस सब्जेक्ट को लेकर के। और ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुकी इज नॉट जस्ट अ फिल्म, कुकी इज ए मूवमेंट। वी हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट इन द वे ऑफ ए फीचर फिल्म। फिल्म इसीलिए चुना है हमने कि मैंने पहले ही बोला कि फिल्म एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। जब लोग देखेंगे तो फिल्म को मतलब फील करेंगे, जो हम कहना चाहते हैं वो दिल से, दिमाग से इसको फील करेंगे, इस पे सोचेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि कोर्ट के दायरे में रह करके जो मैं कर सकती थी, उससे एक फिल्म बना के लोगों के पास ले जाके उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल में हम लोग कर सकते हैं। फिल्मों को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का माध्यम, मीडियम माना जाता है। फिल्म स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ साथ कहीं ना कहीं एंटरटेन करना भी बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट, तो वो भी देखने को मिलेगा हमको इस फिल्म में। एग्जैक्टली। तो हमने ये मैंने हम आप सबको अभी तक मैंने जितना बताया कि ये एक सीरियस सब्जेक्ट में है, तो लोग ऐसा ना सोचे कि हम लोग जा करके वहाँ हमारा सर दर्द हो जाएगा इतना सीरियस बातें सोच के। ऐसी बात नहीं है। तो हमारा फिल्म में एंटरटेनमेंट फुल ऑन है, बहुत भरी पड़ी है, और बहुत सुंदर सुंदर संगीत भी है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, जो अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाया है। सुनिधि जी ने गाया है, दिव्या कुमार जी ने गाया है, मोहम्मद फैज, कृतिका ने गाया है। तो अच्छे संगीत है, अच्छा सीनरी है, अच्छा। इट इज़ अ वेरी क्यूट लव स्टोरी एक्चुअली। कुकी इज़ ए क्यूट स्वीट 16 लव स्टोरी of a very sweet 16 teenage girl, and about her dreams, about love, everything. Then something happens and that deals with a serious matter. So ऐसा नहीं है कि कुकी देखने
के बाद आप लोगों का सर होगा, नहीं होगा। कुकिंग देखने के बाद आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आप लोग मतलब एक अलग नजरिया से आप लोग एक सब्जेक्ट को सोचेंगे। मेरा अगला सवाल देवलीना जी आपसे है। जी। आपके अगर किरदार की बात की जाए तो क्या किरदार निभा रही हैं आप? मैं इस फिल्म में आप सबके किरदार को निभा रही हूँ। So, मेरा किरदार एक जर्नलिस्ट का है एंड वो क्या करती हैं इस केस में, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये दिखाया गया है इस किरदार के थ्रू कि बहुत बार लोग बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सो इवन निवेदिता ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल को अपने हाथ में कानून लेने के लिए टाइम नहीं लगता, पर एक नॉर्मल सिटीजन को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए भी डर लगता है हमें। हाँ। सो वैसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो करना तो चाहती थी पर हेल्पलेसनेस की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। सो वो इतनी हेल्पलेस थी कि उनको फिर बीच में ही बहुत सारी चीज़ें छोड़कर जानी पड़ी थी। सो ओवरऑल ये यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम वही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं विक्टिम के लिए, पर आफ्टर ऑल हमारे हाथ में हर एक चीज़ नहीं होती है। जैसे आपने टीजर में दिखा ही होगा कि जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता तब तक आप गिल्टी नहीं होते हैं। तो उसे प्रूफ करने के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना इजी भी नहीं होता है हर एक चीज़। बट इन सब में उस विक्टिम का जो पेन होता है, उस पेन को आई गेस उसके पेरेंट्स के अलावा बहुत कम लोग हैं, मतलब जान सकते हैं या देख सकते हैं, उसे देख के महसूस, बट एक्चुअली व्हाट शी गोज थ्रू वो पेन कोई फील ही नहीं कर सकता है। सो वही एक थी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और ऊपर से एक औरत होने के बावजूद भी वो कितना भी कुछ करना चाहे, बट शी वाज जस्ट हेल्पलेस। आपने जैसे बताया आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। जर्नलिस्ट के कहीं ना कहीं बहुत बंधन होते हैं, एक लिमिटेशन होते हैं उनसे, जब तक टैक्स वाले से परमिशन नहीं मिलेगी स्टोरीज नहीं चल सकती। क्या उन बंदिशों का सामना इस फिल्म में आपको करना पड़ा है? जी बिल्कुल करना पड़ा है, वही मैंने इसलिए मैंने आप कहा लोग देखिएगा, आप लोग हाँ। उनका पेन भी फील करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि फिल्म बहुत देखने सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अभी हम शायद साल में 1, 2, 3 ऐसे केसेस सुनते होंगे जहाँ पे कैंडल मार्च होता होगा या बहुत बड़े बड़े न्यूज़ छपते होंगे, पर ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे केसेस शायद रोज़ होती होंगी, लोगों को शायद पता भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स अभी जर्नलिस्ट का ही रोल मैंने प्ले किया है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग डिनाई भी नहीं करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कुछ ऐसा एक धमाकेदार जो एक टीआरपी वाली न्यूज़ मिल जाती है, उस टीआरपी वाली न्यूज़ में ये न्यूज़ छुप जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चलता है। सो आई गेस कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरफ से कि ऐसे बहुत विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है। सो या सोशल मीडिया के दौर में आज जर्नलिज्म पूरी तरह से बदल चुका है, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको कि आपकी न्यूज़ को कोई दबा नहीं सकता है। ये जो आज का जो ईरा चला है उसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा कर रही है उतना बुरा भी कर रही है। जैसे हर एक चीज़ का कॉइन का 2 साइड होता है, वैसे ही इस सोशल मीडिया का भी वैसे 2 साइड है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करना चाहे, अच्छे यूज़ करना चाहे तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी न्यूज़ होते हैं जो कहीं से भी सच नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि कोई भी न्यूज़ आता था तो हमें पता था अच्छा यही सच है, पर अभी जब भी कोई न्यूज़ आता है तो हमें कम से कम 10-15 बार उसको रीचेक करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे झूठी चीज़ें भी सामने रखी जाती है जो एक्चुअली कहीं से भी सच नहीं होता है। सो इसके लिए थोड़ा सावधानी तो हमें बरतनी पड़ती है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि उससे एक्चुअली अभी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो शायद फिर भी समझ जाए कि मे बी यहाँ पे इतना सच हो सकता है, यहाँ पे झूठ हो सकता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो बता दोगे वो वही मानेंगे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। कुकी का रोल निभाते हुए रितिशा, आपका अनुभव किस तरह से रहा? और वाकई में बहुत कम उम्र की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो
दर्दनाक हादसे को फिल्म के सुनहरे पर्दे पर इसका भूमिका निभाना कितनी आसान है, कितनी मुश्किल होती है? मेरी डेब्यू फिल्म है कुकी, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वाइज मैं ये बहुत सीखा इस फिल्म से मैंने, बट ये कैरेक्टर प्ले करने में डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्टीज हुई है मेरी भी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने ट्रेलर में देखा, कुकी के साथ बहुत कुछ हुआ है जो मेरे साथ फॉर्चुनेटली अभी तक कभी नहीं हुआ है। एंड इसके लिए द कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है कुकी का, इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि कभी कभी शूटिंग के टाइम पे भी मैं भूल जाती हूँ कि मैं रितिशा हूँ या कुकी हूँ। कभी कभी हम लोग रीना रानी मैम मेरी मम्मी का कैरेक्टर प्ले करी थी, एंड वो मतलब एक फैमिली जैसा था, एंड हम लोग ही भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि एक एक्टिंग कर रहे हैं एक फिल्म में, और ये सच में मेरे साथ नहीं हुआ है। सो इन दैट सेंस इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग, इट वाज मेंटली चैलेंजिंग, पर वो कैरेक्टर में जाने के लिए एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आई डोंट नो व्हाई, बट एज अ गर्ल, एज अ 16-year-old गर्ल, तब मैं 16 थी जब शूटिंग कर रही थी, तो अभी मैं 18 हो गई हूँ। तो एज अ 16-year-old गर्ल, इन सम सेंस मैं भी रिलेट कर पा रही थी कुकी के साथ। तो वो सीन्स जब हम लोगों ने शूट किए, उसके बाद मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई कि मैं कुकी हूँ या रितिशा हूँ, तो उस प्रोसेस में मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस या होमवर्क नहीं करना पड़ा। पर स्टार्टिंग में डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत डेलिकेट एंड सेंसिटिव कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, सो मैंने बहुत रिसर्च किया, आर्टिकल्स भी पढ़े, बहुत वीडियोस भी देखे, और आई थिंक रीडिंग के टाइम पे भी हम लोगों का मतलब एक बहुत लेंथी वर्कशॉप भी हुआ था। So in that sense, it prepared me for the role. But once I got to play Cookie, once I got to experience the things जो Cookie experience कर रही थी, not in real life, but in real life, I think it was easy for me because as a girl, I think everybody can relate to this to some extent. So unfortunately, so इसलिए playing Cookie's character मेरे लिए as a human, as a little girl, it was inspirational to know her story. It was a different journey. बहुत respect है for these survivors, and yeah, it was challenging but worth it. आपने जैसे बताया कि काफी आपने रिसर्च किया, आप भी काफी कम उम्र की है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि इन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये दरिंद के अपना शिकार बनाते हैं? आप लोगों को, आपके घर के बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जिसके कारण इस तरह के हादसे तो बचे? एक्चुअली हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रॉन्ग लोगों को टिप्स दे रहे हैं। इट्स नॉट द गर्ल्स that need to be educated at this moment. Definitely we need to teach girls to empower themselves. मेरे जैसे बहुत लड़के, I have a lot of friends, I have a lot of guy friends and a lot of girl friends. So it's a different way कि हम लोग ये matter deal कर सकते हैं। And सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, this crime goes beyond gender, beyond age. So कभी कभी छोटी लड़की का भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, कभी कभी we hear about really old people, and we don't just hear about women, we hear about men as well. So मैं एक ही बात बोलूँगी कि empower yourself as a person, respect yourself as a person. but हम लोग victims को क्या tips देंगे? It's the society that we need to focus on actually, कि जब ये discussions घर में होगी, when we talk about it openly, बहुत taboo है अभी भी, कुछ वर्ड्स है जो हम लोग बोल नहीं सकते। वी आर लाइक, ये मत बोलो, वो मत बोलो, कोई क्या बोलेगा, ये सब बात करने वाली चीज़ नहीं है। बट व्हेन वी ओपनली टॉक अबाउट इट, जब स्कूल में, घर में, फोरम्स में, मीडिया में ये सब बातें ओपनली होगी, डिस्कशन होगा, आई थिंक देन कुछ चेंज होगा थिंकिंग में, क्योंकि बहुत बार लोगों को पता भी नहीं है कि हो क्या है, what is actually happening, और
how to deal with it. People don't know because people don't talk about it. So that's, as a girl, अभी आप भी बोले social media का एक बहुत it's the age of social media. So बहुत platforms है where we can talk about it. And I think Cookie जो एक movie है, that's what we are trying to do. हम लोग दिखाना चाहते हैं कि what happens to the victim, and while हम लोग ये दिखा रहे हैं, so it's like we are opening a pathway to discussion. So मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब लोगों को आके वो मूवी देखने के लिए, बिकॉज तभी हम लोग घर जाके इस बारे में बात कर सकते हैं। मैडम आप एक लॉयर भी हैं, ये जो डेथ पेनल्टी की जो डिबेट होती है, जो रेपिस्ट होता है, उसको लेकर बहुत बड़ा डिबेट चलता है। कहीं ना कहीं लोग काफी पक्ष में तो कहीं ना कोई तो इसका विरोध भी करते हैं। तो आप एज ए लॉयर क्या मानते हैं कि डेथ पेनल्टी होगा तो इस तरह का जो गुनाह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आप क्या मानते हैं? एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ खत्म नहीं होगा। जो हमारे लॉ बुक्स में है, जो हमारे लॉ में है, लॉ इज अ वेपन बट लॉ इज नॉट द सोल्यूशन। तो ये खत्म होगा तभी जब पूरे सोसाइटी में इस बारे में लोग सीरियसली सोचना शुरू करेंगे। ये जो एक दो आदमी को डेथ पेनल्टी दे देने से अगर ख़त्म हो जाता, तो कुछ कंट्रीज़ में डेथ पेनल्टी है, वहाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन डेथ पेनल्टी एक ज़रिया हो सकता है कि लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इस बारे में, अपराधी जो है वो सीरियसली सोचे कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मर जाऊँगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं ये क्राइम नहीं करूँगा। ये एक कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन कंप्लीट यही एक सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन के लिए मतलब पूरा हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा इस बारे में। ये तो महाभारत के दिनों से चलती आ रही है, आज की अपराध तो है नहीं है। वुमेन के साथ ये महाभारत के दिनों से चलती आ रही है। अभी तक युग बदल गए हैं लेकिन अपराध खत्म नहीं हुआ है। हमारा नज़रिया और औरतों के लिए चेंज नहीं हुआ है। तो ये ग्रेजुअली होगा, इसलिए मूवी का हमने ये किया है। एक मूवी जो सोसाइटी में एक ओपिनियन क्रिएट कर सकती है, तो इस जरिए एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं कि क्या होता है, कितना पेनफुल है ये। तो इसलिए मतलब डेथ पेनल्टी एज अ लॉयर तो आई सपोर्ट इट, आई सपोर्ट डेथ पेनल्टी, बट आई पेनल्टी हम दे देंगे तो वो दरिंदा उस बच्ची को वहीं मार देगा, ऐसे मरना है वैसे भी मरना है। यस, ये एक डर है। ये अगर डेथ पेनल्टी मतलब वो सर्वाइवर करके उसको छोड़ेगा ही नहीं। वो मतलब वो ये एविडेंस मिलेगा तभी तो मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगा, तो एविडेंस को ही खत्म करता है। इस तरह का एक अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे मतलब ये हमारे लॉ डिबेट्स में यही सब बातें आते हैं, तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। तो स्पीडी ट्रायल भी कर रहे हैं। पॉक्सो में तो ये अभी लागू हो ही गया है कि डेथ पेनल्टी, तो इसीलिए धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के लॉ को चेंज करना पड़ेगा। सर मेरा एक सवाल आपसे है, आपने कहा ये आपकी डेब्यू फिल्म है, इससे पहले आपने कुछ थिएटर किया, वर्कशॉप किया? हाँ, इसको बिठा लेते हैं। फिल्म में एक्टिंग करना मेरा एक पैशन है। सो मैं जब छोटी थी तब मैंने कैमियो रोल्स किया था एसमीज फिल्म्स में। हिंदी मेरी डेब्यू फिल्म है, हिंदी नॉट जस्ट फिल्म, एक वर्क, इट्स माय फर्स्ट हिंदी वर्क। सो पर मैंने किया है ऐसे पहले काम, इन द सेंस स्कूल में बहुत नाटक करती थी मैं। असम में भी नाटक का पार्ट थी। एंड देन जब एज हुआ, जब मैं टीनेज इयर्स में आ गई, देन आई अटेंडेड अ फ्यू वर्कशॉप्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। सो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के वर्कशॉप से मैंने जो एक्टिंग सीखी वो सीखी। फिर असम में एक वेब सीरीज़ थी इलीगल। सो इलीगल वेब सीरीज़ में मैंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जैकलिन स्मिथ था उसका नाम। और उस कैरेक्टर में मुझे मेरे जो बाल थे, आई हैड टू शेव माय हेड। सो तब भी मैंने बहुत सीखा अबाउट एक्टिंग। आई थिंक अभी तक आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट इंस्टीट्यूशंस में, पर
एक्सपीरियंस से विथ अदर एक्टर्स ऑब्जर्वेशन से मैंने जो भी सीखा अभी तक सीख लिया। तो पुनः एक आखिरी सवाल, लोग ये फिल्म क्यों देखें आपका? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बोला है इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और जब लोग देखेंगे ऐसे फिल्म तभी कुछ बात बढ़ेगी, देन देयर विल बी डिस्कशन, देन देयर विल बी अ फोरम टू टॉक अबाउट। ये फिल्म थिएटर्स में आके लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। हर एक डायलॉग, हर एक सीन, हर एक एक्सप्रेशन बहुत माइन्यूटली और बहुत डेलिकेटली चूज किया गया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म। सो अगर थिएटर में हम लोग फैमिली एक साथ देखें ये फिल्म, तभी थिएटर से हम लोग घर में आके बात कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म है कि अगर हम देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कुकी के साथ ऐसी बहुत कुकी है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कुकी है। सो उसके साथ क्या होता है, एंड देन फिल्म में जो बोला है आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, पर एक थॉट क्रिएट होगा। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म जिसमें इतना इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है, तभी हम लोगों के, बिकॉज ऑलरेडी मैम ने मेंशन किया इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म देन यू थिंक अबाउट इट, और अभी यही चाहिए, थिंकिंग अबाउट इट इज द फर्स्ट स्टेप। सो तभी हम लोग एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं टू मे बी, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा, बट कुछ तो होगा। सो इसलिए मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करती हूँ, एंटरटेनमेंट भी है, हम लोग एक कमर्शियल वे में ये फिल्म दिखा रहे हैं बिकॉज you know it's not just constrained to one audience, it's not just constrained to cinema lovers or art film lovers। हमको जनरल पब्लिक को ये फिल्म दिखानी है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। सो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे गाने भी है, इट्स अ क्यूट लव स्टोरी, बट इट्स रियलिटी जो होता है हम लोगों के साथ, जो हम लोग देख रहे हैं वो हम ये फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं। एंड इट्स हाई टाइम दैट ऐसी फिल्म भी ऑडियंस देखे, अप्रिशिएट करे, क्योंकि तभी एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन हम लोग ये बात ओपनली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम है प्रणव जे डेका। इस फिल्म का मैंने राइटिंग किया है और डायरेक्शन किया है। क्वेश्चन आप पूछेंगे क्या? किस तरह की मूवी है और आप इस बारे में क्या कहना? देखिए सर, आप लोग ने ट्रेलर देखा ही अभी, ट्रेलर और टीजर देखा है। ट्रेलर में आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रेप विक्टिम की कहानी है। सर मेनली ये फिल्म का जैसे हम लोग बहुत सारे, आप लोग को भी मालूम है, बहुत सारे फिल्म आप लोग ने भी देखा होगा कि बहुत सारा फिल्म रेप विक्टिम के ऊपर बना है जो कोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये फिल्म बियॉन्ड उस सब्जेक्ट को, बियॉन्ड मतलब विक्टिम के साथ लेके गए, उसके बाद क्या होता है, उसके साथ कैसे उसको डील करना चाहिए, और उसके साथ उस विक्टिम के साथ क्या होता है। हमारा ज़्यादातर फिल्म हम लोग को कोर्ट में अगर हम लोग ने मतलब विक्टिम को जस्टिस दे दिया तभी ख़त्म हो जाता है। ये फिल्म उसकी आगे जाके कैसे विक्टिम के साथ क्या होना चाहिए उसके ऊपर। की बात करें कौन कौन है इसमें? सर आपने देखा ही होगा पोस्टर में, इसमें जो कुकी का कैरेक्टर किया है वो इतिशा खान है, न्यूकमर है, फर्स्ट फीचर फिल्म है उसकी। नेक्स्ट है राजेश तेलंग सर है, उसके बाद है दीपांगिता शर्मा है, डेबोलिना भट्टाचार्य है, रीना रानी है, बोधिस्तो शर्मा है, और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सर डेबोलिना का लेने के खास मकसद मतलब कास्टिंग फिल्म का कैसे आप कैरेक्टर लिखते हैं, उसके साथ मैच होने वाली एक्टर को ढूंढते हैं, उसी सिलसिले से डेबोलिना पे कास्ट हुई। सर आपका परिचय? मेरा नाम अमृत प्रीतम है, मैं फिल्म का साउंड डिजाइनर एंड मिक्सिंग इंजीनियर। सो बेसिकली आई हैव डन द साउंड डिजाइन फॉर एंटायर फिल्म एंड मिक्सिंग। काम को लेकर क्या कहना, किस तरह का साउंड डिजाइन किया, इसमें क्या है? See, basically it was a sing song film, so it was like, you know, directly recorded on location. And apart from that, it's a hardcore strong message वाला film है। तो उसके लिए we just have been trying to do a realistic sound for it instead of like doing like typical Bollywood. So उस टाइप का काम करके हम लोगों ने मिक्सिंग करके निकाला। तो it's like, you know, it's mostly we are keeping it raw because the film doesn't have any fight or dishum dasam or something like that.
इस तरह फिल्म कितना मुश्किल होता है, रियलिस्टिक स्टोरी होती है उसमें, एक सीन होता है जैसे रेप की कहानी। हाँ, इवन आप जो रैप सीन की बारे में बोला ना, उसमें भी ये जो आप लोग नॉर्मल हिंदी फिल्म में जैसे देखते हैं उसी हिसाब से नहीं है, पूरा रॉ है, सो दैट ऑडियंस कैन फील द पेन एंड डिजास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर lady, when the rape is going on. Because you have to feel it, like how the pain. So instead of making it more colorful or something like that, so we make it very raw and hard, so that like you get the pain as an audience. You can feel the pain of that particular lady, of that particular woman. साउंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साउंड ही पूरा स्टोरी बयां कर देती है। See, इसमें क्या है, मतलब as far as other Bollywood films, जहाँ पे क्या है ना, if it's a Salman Khan film or if it's a American film or if it's a Shahrukh Khan film, तो लोग उन लोगों को देखने के लिए जाते हैं। तो आप जितना भी मेहनत करो, कुछ भी करो, शाहरुख का फिल्म में शाहरुख खान को देखने के लिए जाएगा, उसका फैन फॉलोइंग के लिए जाएगा, या स्टार को फॉलो करके जाता है। हम लोग का ऐसे कोई बड़ा स्टार नहीं है, और उसमें क्या है कि ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये रियलिस्टिक फिल्म है, तो उसके लिए क्या है ना, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन विथ रियलिस्टिक वे। तो ये सब फिल्म में ना ज़्यादा टाइम लगता है काम करने के लिए, रेदर देन डूइंग ए बिग बजट फिल्म्स। नमस्ते, मेरा नाम तपन जोरी दत्ता है। मैं इस फिल्म का म्यूजिक कंपोजर हूँ। इसमें एक सॉन्ग मेरा है और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया है। सो इस तरह की फिल्म में म्यूजिक भी अलग होता है, गाने भी अलग होते हैं, जैसे कि मुझे बताया साउंड इफेक्ट भी अलग होते हैं। जी। तो कितना मुश्किल था कि इसमें कोई जैक का गाना आइटम सॉन्ग नहीं डाल सकते? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्या, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है एज ए म्यूजिक कंपोजर, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर, मैंने कुछ ऐसे फिल्मों में काम किया है जो ऐसी स्टोरीज पे ही है, जैसे कि आप मान सकते हो द कश्मीर फाइल्स, उसका बैकग्राउंड में भी मैंने काम किया है। सो क्या होता है, ऐसे जो रियल स्टोरीज होते हैं ना, इस पे काम करना बहुत मुश्किल है। एक सॉन्ग वहाँ पे बिठाना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि आपकी सॉन्ग आपकी स्टोरी को बयां करती है, आपकी सॉन्ग आपकी स्टोरी को लेके जाती है। तो इसके लिए जो सॉन्ग मैंने बनाया इस फिल्म के लिए, ये सॉन्ग बहुत ही, मतलब इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं आप, क्योंकि सॉन्ग के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया कि एक रैप विक्टिम के ऊपर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ है। और देखो, रैप क्या होता है हम सबको पता है कैसे होता है, लेकिन उसके बाद उनकी जो मेंटल सिचुएशंस होती है, एक लड़की को समाज के सामने उसकी क्या वैल्यू है, समाज उनको कैसे नज़र से देखते हैं, तो ये सारे चीज़ों से एक लड़की फाइट करती है। ये सारे सामाजिक जो सोशल इशू से उनके साथ फाइट करते हैं। तो इट्स ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और इसमें म्यूजिक करना तो बहुत ही टफ एक जॉब है, और कोशिश किया है। बस आप देखिए 28 को फिल्म रिलीज हो रही है। क्या उम्मीदें हैं सर अपने म्यूजिक से? सॉरी, क्या उम्मीदें हैं इस गाने को लेके? गाने तो वो आइटम सॉन्ग नहीं है ऑफ कोर्स, तो गाने बहुत सेंसिटिव सॉन्ग है, और मुझे लगता है कि अगर लोग सुनेंगे तो लोग ताली बजाएंगे, लोग और बार बार सुनेंगे। तो सर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, इसमें म्यूजिक आपने ये प्लेबैक किसने किया? सुनील चौहान ने वो गाना गाया है, और डॉक्टर सागर ने गाने को लिखा है। सो बाकी सॉन्ग ने रितिका ने एक गाना गाया है, एक गाना दिव्या कुमार ने भी गाया है, और फेज ने भी गाया है, मोहम्मद फेज ने भी एक गाया सॉन्ग। एक लाइन बोल रहे थे आप लास्ट में? यस। पलकों से मिलके, अक्सों से मिलके, बिखरे मेरे ख्वाब हैं, कुछ ना समझ आए बारिश की बूंदों में पानी या तेजाब है। मैंने कभी तो देखे थे सपने, बरसेगी बरखा पलकों पे अपने। थैंक यू। मैं इतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ।